किसी भी कंपनी के डेली कामकाज चलाने के लिए, डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल जानते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, यानी कि कैश टू कैश साइकिल के बारे में बात करी। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, नहीं तो आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। एंड आप इसका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं एंड और वेरियस चीजों के लिए भी कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने वाले हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में एज इक्विटी करने वाले हैं, सभी जगह पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ के साथ जो डिफरेंट एग्जाम्स है, जेआईबी सीआईबी प्रमोशंस के एग्जाम्स है, उसमें भी आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है उसको समझेंगे एंड साथ के साथ उनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे ताकि आप ज्यादा बेटर वे में लर्निंग कर पाए एंड अल्टीमेटली आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाए। अगर आपने लास्ट वीडियो को अभी तक गो थ्रू नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के जरूर उसको गो थ्रू कीजिएगा एंड वापस आइएगा इस वीडियो पर ताकि आपको A to Z प्रॉपर नॉलेज मिल पाए इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर एंड इट्स रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल लोअर। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होती क्या, तो ये बिजनेस की लाइफ लाइन है, यानी कि बिजनेस इसके बिना नहीं चल पाएगा। आपको डे टू डे ऑपरेशंस जो चलाने हैं उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा एंड वो वर्किंग कैपिटल ही दर्शाती है। तो इसका मतलब होता है कि आपके करंट एसेट्स कितना एक्सीड कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। अगर हम करंट एसेट्स की सबसे पहले बात करें तो जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बिल्स रिसीवेबल यानी कि जो पैसा आपने अपने डेब्टर से रिसीव करना था वो पैसा हो गया, या फिर आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये सब आपके पास करंट एसेट की फॉर्म में हो। इसी तरह से अगर करंट लायबिलिटी की बात करें तो आपके बिल्स पेएबल, जो अपना पैसा पे करना है, जो आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं, वो सभी आपकी करंट लायबिलिटीज बन जाती हैं। आपकी वेजेस हैं आपने पे करनी है, वो सभी आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाती हैं। एंड जो आपके करंट एसेट्स एक्सीड करते हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर, दैट विल बी फॉर्मिंग योर वर्किंग कैपिटल। तो जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हम बात करी थी कि आपने कैश से स्टार्ट किया, आपने वर्किंग प्रोसेस किया, उसके बाद आपको फिनिश गुड्स मिल गई, आपने इनको सेल किया, क्रेडिट पीरियड दिया, अल्टीमेटली कैश आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब ये पैसा तो आपके यहां पर ऑक्यूपाइड हो गया। अब इसके अलावा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा चाहिए था। अब वो पैसा जो आपके पास आएगा, जो यानी कि आपके करंट एसेट्स एक्सीड कर रहे हैं, करंट एसेट्स which are exceeding over the current liabilities over the current assets means current liabilities minus current assets की बात करें, वो जो वैल्यू आपकी एक्सीड करेगी that will be forming your working capital over there, ताकि आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। तो चलिए इस कैलकुलेशन को देखते हैं। यहां पर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को देख पा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू करंट एसेट्स, यानी कि जो भी आपके करंट एसेट्स हैं माइनस द करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया। उसी तरह से अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो जो आपके पास अकाउंट पेएबल हो गए, ठीक है, वो सभी आपके पास करंट आपके पास लायबिलिटी होगी। तो जो आपका अमाउंट एक्सीड करता है करंट एसेट्स का ओवर द करंट लायबिलिटीज, उसी को हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, राइट। अब वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। अब पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया, मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ चल रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे पैसा चाहिए अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना और उसके लिए पैसा चाहिए, मान लीजिए मैंने वेजेस पे करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, मैंने मंथली रेंटल पे करना उसके लिए पैसा चाहिए। तो आपको पैसा चाहिए रहेगा अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। वही आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी तो आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे कर पाओगे एंड आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं ग्रोथ की, आप उनको पकड़ पाओगे ताकि आप प्रॉपर ग्रो कर पाए, राइट। तो डिफरेंट एग्जांपल सिनेरियोस के थ्रू समझते हैं। पहला जो सिनेरियो है दैट्स रिलेटेड टू द जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो इस सिनेरियो के हिसाब से जो बिजनेस है वो जस्ट इन टाइम बेसिस के ऊपर रन करता है। जस्ट इन टाइम बेसिस का मतलब होता है जैसे ही जरूरत पड़ेगी साथ की साथ कर लेंगे, यानी कि वो एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनकी इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा कम है। तो उसके केस में डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को वो मिस आउट कर दे। अब वो मिस आउट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो कम होगी। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर का जो जस्ट इन टाइम यानी कि जेआईटी को फॉलो कर रहा है। अब उसमें प्रॉपर उसकी इन्वेंट्री उसके पास नहीं है, यानी कि मान लीजिए उसके पास कहता है कि ऑर्डर आएगा तो आगे से मंगवा करके दे देगा, तो उतने में कस्टमर भाग जाता है, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यानी कि जेआईटी के केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तभी आप ऑर्डर प्लेस करोगे कस्टमर से पैसे लेकर के, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब एग्जांपल को समझिएगा।
अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है वो कंपिटिटिव मार्केट में मान लीजिए डील कर रहा है, वो यहां पर प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, उन प्रोडक्ट्स को जिनका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा छोटा है एंड जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। अब क्योंकि वो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को अपनी कम करना चाहता है तो रिटेलर ने क्या किया, वो JIT को यानी कि जस्ट इन टाइम अप्रोच को फॉलो करता है। अब वो बड़ी क्वांटिटीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अपने पास नहीं रखता, वो बेसिकली क्या करता है, वो इन्वेंट्री लेता है रियल टाइम बेसिस के ऊपर, यानी कि जैसे जैसे डिमांड सिग्नल्स आएंगे वैसे वैसे सेल्स फोरकास्ट को देखते हुए कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज बिक सकती है उसके हिसाब से वो इन्वेंट्री को अपने पास मेंटेन कर लेता है। ये होता है JIT का केस, राइट। अब सेकंड सिनेरियो चलते हैं जहां पर है इंक्रीज्ड ऑर्डर साइज, यानी कि जब आपके पास बड़ा ऑर्डर आएगा तो बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए पहले मेरे पास ऑर्डर आता था साल का सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का, अब मेरे पास ऑर्डर आ गया एक महीने में ही 10 लाख का, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। अब इस केस में आपको कैश फ्लो को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, आप बिजनेस जो है वो हो सकता है कि 1 करोड़ का कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक्चुअल में कैश कितना आ रहा है उस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेट्स से केस कि एक महीने में मैंने जो सेल्स थी वो 35 लाख की करी, लेकिन क्रेडिट यानी कि उधार के ऊपर जो सेल्स करी वो मैंने 22 लाख की उधार के ऊपर सेल करी है, एंड बाकी का जो मैंने सामान बेचा है वो कैश के ऊपर बेचा है। अब इस 35 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 13 लाख का जो मेरे पास कैश है वो यहां पर कैश फ्लो के रूप में आया है, एंड ये 22 लाख मेरा रिसीवेबल तो बन गया लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है। तो कैश फ्लो को मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ एडिक्वेट इन्वेंट्री आपके पास होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपका ऑर्डर इन साइज इंक्रीज होता है, राइट। तो एक बेकरी की एग्जांपल लेते हैं जहां पर उनके पास एकदम से डिमांड जो थी उनके स्पेशलिटी केक की एकदम से इंक्रीज हो जाती है, एंड उनकी मान लीजिए कि जो पेस्ट्रीज के रिलेटेड एक पोस्ट थी, सोशल मीडिया पोस्ट एकदम से वायरल हो जाती है, तो उनकी डिमांड एकदम से सर्ज आ जाता है। यानी कि पहले डिमांड इतनी इतनी थी, एकदम से इतनी पीक आ गई, आपके पास काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो आपका जो बेकरी का ऑनर है वो कैसे इस चैलेंज को मैनेज करेगा, वो अपनी वर्किंग कैपिटल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा, उसके बारे में ये पर्टिकुलर केस है। तो बेकरी जो है वो पर्टिकुलरली एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स को करती है, क्योंकि अदरवाइज वेस्ट चले जाएगा, ऐसा भी नहीं है वो खराब कर दे। अब क्योंकि उनकी पोस्ट जो थी वो एकदम से वायरल हो गई है तो उनके पास काफी ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं एकदम से। तो इस इंक्रीज हुई डिमांड के लिए जो बेकरी ओनर है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि देखते हैं, समय को समझते हैं कि नहीं इस टाइम के ऊपर तो हमें ऑर्डर देना चाहिए, इस ऑर्डर को निपटाना चाहिए। तो ऑनर जो है वो अपने इन्वेंट्री लेवल को देखेगा कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, कि हम क्या इंक्रीज ऑर्डर की डिमांड को मीटअप कर सकते हैं अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को साथ में रखते हुए। तो दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड ऑर्डर साइज। अब इस टाइम पर आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाएगी जब आपके पास ऑर्डर साइज इंक्रीज हो गया है। अब यहां पर जो बेकरी ओनर है वो स्ट्रेटेजिक अपने प्रोडक्शन रन्स को इंक्रीज करेगा, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करेगा ऑर्डर प्रायोरिटीज के हिसाब से, डिलीवरी डेडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। जो बेकरी है टेम्परेरीली अपनी इन्वेंट्री को, देखिए ध्यान से समझिएगा, अपनी इन्वेंट्री को टेम्परेरीली इंक्रीज कर देगी, इंग्रेडिएंट्स को, पैकेजिंग मटेरियल को, ताकि हायर प्रोडक्शन को, वॉल्यूम को पीक पीरियड्स के दौरान वो मैनेज कर पाए। तो ऐसा किया जाएगा। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ऑर्डर साइज। ठीक है, तो हमने एक JIT पढ़ा और दूसरा पढ़ा इंक्रीज्ड ऑर्डर साइज के बारे में। अब इस चीज के केस में, इंक्रीज्ड ऑर्डर साइज के केस में लेवरेज करना डाटा एनालिटिक्स को, यानी कि पहले मेरे पास एनालिटिक्स इतने थे कि 10 कस्टमर आ गए, 50 कस्टमर आ गए, अब मेरे पास मैं लेवरेज कर रहा हूं कि मेरे पास 500 कस्टमर आ सकता है, 1000 कस्टमर आ सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स हैं, जो डिमांड के ट्रेंड है, उसके हिसाब से मैं अपना इन्वेंट्री का जो लेवल है, पैकेजिंग मटेरियल का जो लेवल है, उसको मैनेज कर लूंगा, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लूंगा ताकि मैं प्रोडक्शन को डिमांड के साथ मीटअप करवा पाऊं, राइट। तीसरा सिनेरियो जो है वो है राइजिंग बिजनेस डिमांड। अब जब बिजनेस में डिमांड इंक्रीज होती है तो वहां पर वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होनी बनती है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, आप ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपने वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आप अपने
इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करोगे अपने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसके बारे में समझते हैं। तो एक इमेजिन करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टअप के बारे में जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है। तो काफी ज्यादा उसके पॉजिटिव उसको रिव्यूज मिल जाते हैं, काफी ज्यादा अच्छे रेफरल मिल जाते हैं उसको, एंड स्टार्टअप में एकदम से इंक्रीज हो जाती है कि उसकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। लेट्स से केस हम पहले सर्विस दे रहे थे, हमारे पास पहले सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट थे, आज की डेट में हम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट अपने पास कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर। तो वो किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? यहां पर जो फाउंडर होता है उसके पास जो बिजनेस डिमांड अब इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज करने का चैलेंज बन जाता है, उस चीज को देखना पड़ेगा। तो स्टार्टअप के पास अब काफी ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं क्लाइंट्स की तरफ से कि वो मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, लेकिन उनके पास टीम साइज जो है वो तो लिमिटेड है, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो फाउंडर को चैलेंज मिलता है कि वो स्केलिंग कैसे करे अपने ऑपरेशंस की, ताकि वो वर्कलोड जो बढ़ गया है उसको संभाल पाए, साथ ही साथ वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको भी मेंटेन कर पाए। ऐसा नहीं है ना कि आज मैं 10 बंदे ले आऊंगा तो कल उनके पास काम ही ना हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है, साथ ही साथ जो वर्कलोड है उसको भी मैनेज करना है। अब वहां पर कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो फाउंडर के लिए चैलेंज है, उसको एग्जांपल के थ्रू समझ। अब जो आपके पास डिमांड यहां पर इंक्रीज हुई है, अब फाउंडर स्ट्रेटेजिकली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, यानी कि वो देखेगा कि मेरे पास पहले से ही कितना टैलेंट अवेलेबल है, उसको मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकता हूं। उसके बाद वो नई हायरिंग कर लेगा कि मुझे और कौन कौन से डेवलपर्स की जरूरत है, ठीक है, एडिशनल डेवलपर चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजीज में, उसके बारे में देखेगा। उसके बाद वो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लेवरेज कर सकता है, यानी कि ऐसा ना हो कि वो अपने खुद के सिस्टम ज्यादा लेने शुरू कर दे, वो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा सकता है, रिमोट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकता है, यानी कि अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है सीधे तौर पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए बिना। यानी कि ज्यादातर क्या करते हैं, मुझे 10 डेवलपर है तो 10 पीसी चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लेकिन बेटर होगा ना अगर मैं कोलैबोरेशन कर लेता हूं, तो मुझे अपने 10 पीसी नहीं लेने पड़ेंगे, मेरी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम हो जाएगी। तो फाउंडर जो है वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। एंड तीसरी चीज वो जो कर सकता है, रिलेटेड टू कि जो फाउंडर है वो सप्लायर्स के साथ, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जो पेमेंट्स हैं, जो उनको पेमेंट करनी है, उनको नेगोशिएट कर सकता है, टर्म्स को नेगोशिएट कर सकता है कि पर्टिकुलरली वो एक क्रेडिट पीरियड ले ले, ठीक है, या फिर कुछ और पीरियड ले ले, उनसे कुछ मुआवजा ले ले, कुछ नेगोशिएशन डिस्काउंट ले ले। उसके थ्रू क्या होगा, उसका कैश फ्लो जो होगा ना वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जब कैश फ्लो ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, राइट। फोर्थ जो सिनेरियो है वो है हमारे पास स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी से लेकर, यानी कि हमने ऑप्टिमाइज करना अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, हमने जो भी क्रेडिट टर्म्स है उनको नेगोशिएट करना है। अब जब ये चीज आप करोगे ना, जैसे मान लो कि मैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर ले रहा हूं कि इन्वेंट्री मेरे को कितनी चाहिए, मैं ध्यान रख रहा हूं कि मेरे को इन्वेंट्री कितनी चाहिए ताकि मेरे पास फालतू की इन्वेंट्री ना पड़ी रहे। इसी तरह से जो मेरे पास क्रेडिट टर्म्स है, मान लीजिए पहले मैं उधार पर सामान ले नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने 3 महीने का उधार करना शुरू कर दिया कि मैं 3 महीने उधार पर आपका सामान लूंगा, तो डेफिनेटली मैं अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा, राइट। एंड कम वर्किंग कैपिटल होते हुए भी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर पाऊंगा, राइट। तो अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल की यूटिलाइजेशन को मैनेज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी बनी रहती है एंड आपको क्या क्या स्ट्रेटजी इसमें करनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। एक एग्जांपल सिनेरियो के थ्रू समझ। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो डाटा एनालिटिक्स टूल्स बनाती है जिसके थ्रू प्रोडक्शन जो है वो फोरकास्ट की जाएगी, ठीक है, कि आपको कितनी प्रोडक्शन करने की जरूरत है, उस चीज से रिलेटेड वो एक एनालिटिकल टूल बना लेते हैं कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब जो यहां पर एनालिटिकल ट्रेंड है आप उसको देखते हैं, उसके हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली लगाते हैं। लेट्स से केस कि मैं मार्केट के ट्रेंड देख रहा हूं, अब वो ट्रेंड के हिसाब से मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है उस चीज का मैं जायजा ले रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं अपनी इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करूंगा। इससे मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है एंड मुझे एक्सेस इन्वेंट्री रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं सप्लायर्स के साथ क्या कर सकता हूं, टाइप कर सकता हूं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूं। तो फर्म जो है वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री प्रैक्टिसेस को यहां पर अपनाएगी, यानी कि जब उसको चीज चाहिए होगी, जिस टाइम पर ऑर्डर आएगा उस टाइम पर वो सप्लायर से चीज मंगवा लेंगे, rather than पर्टिकुलरली अपने पास होल्ड करके रखना ज्यादा इन्वेंट्री को, वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप तो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो, ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो तो आपको ये भी पता कि कब कब चीजें बढ़नी है, कब कब इनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन साथ के साथ आपने सप्लायर के साथ टाइप भी कर लिया, तो जैसे ही आपको पता होगा कि डिमांड बढ़नी है, आप पहले ही उसको सामान को मंगवा लोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड
एंड अब जब आप सामान ले रहे हो तो आप क्रेडिट टर्म्स को नेगोशिएट कर लो, जिसके थ्रू क्या होगा, आपका पैसा एकदम से पॉकेट से नहीं जाएगा एंड आप पर्टिकुलरली आपके पास लिक्विडिटी जो होगी वो मेंटेन रहेगी, आपकी वर्किंग कैपिटल जो है मैनेज रहेगी, राइट। इसके साथ साथ आप डिजिटल या ऑटोमेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी अपना सकते हो, जिसके थ्रू लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ सकती है एंड डेफिनेटली आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा लेकर के आ सकते हो। अब इन चीजों का मेन कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके कैश फ्लो को इंपैक्ट करती है, वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करती है एंड जो आपकी फर्म की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी इंपैक्ट करती है। तो उसकी कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली समझना, उनकी स्ट्रेटेजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आप प्रॉपर्ली वर्किंग कैपिटल को मैनेज भी कर पाओ। तो इस वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल के जो मैनेजमेंट के डायनामिक्स थे उनको कवर किया एंड साथ के साथ देखा कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को लेकर के, एंड एक बिजनेस ओनर जो है, अगर फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो है वो किन स्ट्रेटेजीज को अपना सकता है ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको रिड्यूस कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए, जिसके थ्रू उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो यहां पर इंक्रीज होगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड हल्का फुल्का कैलकुलेशन के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन को समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।